नमस्कार दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या आएगा यह तो अभी पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोगों को एक उम्मीद है। इन लोगों को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार हो सकती है। इन लोगों को एक और उम्मीद है, अगर हार नहीं होती है तो हो सकता है बीजेपी की सीटें बहुत कम रह जाए और ऐसी स्थिति में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के चलते हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो है वो ना मिले। यह एक सपना है जो बहुत से लोग जागती आंखों से देखते रहते हैं और सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से देश की एक बड़ी आबादी को इस तरह के सपने दिखाते रहते हैं। लेकिन सपने के अलावा भी एक दुनिया होती है और वो तथ्यों की दुनिया होती है, फैक्ट्स की दुनिया होती है। मौजूदा समय में क्या चल रहा है इसको एक समझने की दुनिया होती है। इसको अगर गौर से समझे तो आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। राहुल गांधी और उनकी मित्र मंडली ने पिछले एक साल में मेहनत कर दो मुद्दे खड़े किए 2024 के लिए। अब जब चुनाव केवल 5 माह की दूरी पर बचे हैं, ये दोनों ही मुद्दे बुरी तरीके से धाराशायी होते हुए दिख रहे हैं। पहला मुद्दा जातीय जनगणना का। इसके माध्यम से जाति की राजनीति खड़ी करने की कोशिश की गई। बहुत दशकों से राजनीति का यह एक सच रहा है कि धर्म की राजनीति को अगर कोई राजनीति काट सकती है तो वह जाति की राजनीति काट सकती है। केवल 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की वन मैन मोदी ब्रांड की जो छवि है वह राजनीति का ये जो दांव है, जाति की राजनीति का दांव, इसको फेल करती हुई साबित होती है। इसके अलावा और जो दूसरा मुद्दा है उस पर आने से पहले एक बात और देखिए। जो विपक्ष को एक बची हुई उम्मीद है और बची हुई उम्मीद ये थी कि हो सकता है प्रदेशों में यह राजनीति फैल हो गई, देश में यह राजनीति काम कर जाए, लेकिन बीजेपी ने कुछ संदेश देने शुरू किए। जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, खासकर जो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद कुछ संदेश देने शुरू किए। राजनीति संदेशों से चलती है, परसेप्शन से चलती है और राजनीति के परिणाम संदेशों से, परसेप्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। बीजेपी ने विपक्ष की इस बची हुई उम्मीद को तोड़ने के लिए इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री का जो चुनाव किया, ये इसमें कमाल के फैसले लिए। कोई उम्मीद नहीं लगा पाया कि इस तरह के फैसले नरेंद्र मोदी लेंगे। पिछली पीढ़ी जिसके हाथ में सत्ता लंबे समय थी, उनको उठाकर एक तरफ रख दिया और नई पीढ़ी को सामने लेकर आए। राजस्थान में तो कमाल ही कर दिया। जो पहली बार के विधायक है भजन लाल शर्मा, उनको सत्ता सौंप दी गई। यह कमाल की बात है। वसुंधरा राजे, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जैसे राजनीति के बरगद जो इन प्रदेशों में हो गए थे, इनको उखाड़ के एक तरफ रख दिया। यह संदेश बहुत बड़ा संदेश है। इससे 2 बातें बहुत साफ साफ साबित होती है, जनता के बीच में संदेश जाता है। पहला, नरेंद्र मोदी अभी बीजेपी में इतने ताकतवर है कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट नीचे से लेकर ऊपर तक कर सकते हैं। और दूसरा संदेश जो दिया गया वह मुख्यमंत्री किस समुदाय से, किस जाति वर्ग विशेष से आते हैं उसके माध्यम से दिया। बीजेपी ने अगली पीढ़ी के युवाओं को जो कमान सौंप दी है, इसमें जातिगत समीकरणों के हिसाब से यह कमान सौंपी है। आदिवासी, दलित, ओबीसी, क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट को साधने का सीधा सीधा काम किया गया है। इन प्रदेशों में बीजेपी की गुटबाजी को खत्म कर दिया गया है। यह एक बड़ा बदलाव है बीजेपी में जो अभी मौजूदा समय में दिख रहा है। क्या राहुल गांधी ऐसे प्रबल इच्छा शक्ति वाले फैसले ले पाएंगे, राजनीतिक फैसले ले पाएंगे? पिछले 10 साल में वह नहीं ले पाए हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का दूसरा सबसे बड़ा जो हथियार और मुद्दा है वह है अंबानी अडानी को नरेंद्र मोदी लाभ देने के लिए सरकार चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लगातार उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तिजोरी भर रहे हैं। यह विपक्ष का एक बड़ा आरोप है। वैसे तो यह मुद्दा पिछले कई सालों से राजनीति के मैदान में जाकर फेल हो जाता है, चुनाव में इसका असर दिखता नहीं है। और अगर यह मान भी लिया जाए कि इसका 2024 में थोड़ा बहुत असर हो सकता था, तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से मिली अकूत दौलत ने इस परसेप्शन को पूरी तरीके से बदल दिया है। धीरज साहू के यहां से अलमारियों में भरे
नोटों के ढेर मिले हैं 2024 में, यह एक बड़े बदलाव का कारण बनेगा। यह एक बड़ा संदेश जाता हुआ इससे दिखेगा। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि ईडी और सीबीआई जो पिछले लंबे समय से छापेमारी कर रही है, नेताओं को पकड़ रही है, नेताओं के यहाँ से धन मिल रहा है, ये सारी गिरफ्तारियां और ये सारे के सारे जो एक्शन है जो ईडी और सीबीआई कर रही है, ये सारे के सारे जायज है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन धीरज साहू के यहां से मिले 300 करोड़ से ज्यादा का जो नोटों का ढेर है, वह यह साबित करता है कि ईडी और सीबीआई का जो पिछले लंबे समय से एक्शन चल रहा है वो सही है। मैं कहता हूं वो सही है या गलत है, उसके पीछे राजनीतिक मकसद क्या है, ये सवाल छोटे हो जाते हैं जब एक बड़ा परसेप्शन खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के यहां से इतना धन मिला है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों की और सरकार की जो नीतियां है उन पर जब सवाल उठे तो ये एक परसेप्शन खड़ा होता है कि विपक्ष अभी भी जहां जहां जितने हिस्से में भी इस देश में सत्ता चला रहा है वो अभी भी करप्शन का बड़ा एक ठिकाना बना रहा है। यह एक मैसेज जाता हुआ साफ साफ दिखता है। यह किसी को नहीं पता कि 2024 के चुनाव के परिणाम क्या आएंगे, क्या निकलेगा, लेकिन जो मौजूदा समय में देश की राजनीति में परसेप्शन बन रहा है वो मोदी के पक्ष में सीधे सीधे बनता हुआ दिख रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप एक और बात पर गौर कीजिए, जब भी कोई आदमी वोट डालने के लिए घर से निकलता है तो उसके जहन में सबसे पहला सवाल यह होता है कि उसका वोट किसको जाएगा, वह किसको लाभ पहुंचाने जा रहा है अपने वोट से। बीजेपी को वोट करने वाले को पता है कि वोट सीधे नरेंद्र मोदी को जाएगा, लेकिन विपक्ष में किसी भी दल को वोट करने वाला जो आदमी घर से निकलेगा उसको यह पता नहीं है कि उसका वोट किसको जाएगा, उसके वोट से किसको इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। मौजूदा समय में देश के वोटर की यह मानसिक स्थिति नरेंद्र मोदी के फेवर में जाती है। एक और बात समझिए, धारा 370 राम मंदिर का निर्माण, नरेंद्र मोदी की दबंग छवि, नरेंद्र मोदी की गारंटी की जो बात अभी नहीं खड़ी की है बीजेपी ने एक परसेप्शन के तौर पर कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो सब सही है। 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त का जो राशन मिल रहा है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। ये जो वाक्य है ये वोटर के अगल बगल के हिस्सों को साधने के लिए बड़ा काम करते हैं, ये वोटर को साधने का बड़ा काम करते हैं। अब आप बताइए विपक्ष के पास इस तरह के कितने वाक्य हैं जो वोटर के अलग अलग हिस्सों को साधने के लिए काम में आते हो। राहुल गांधी और उनकी मित्र मंडली एक राजनीतिक लाइन खींचती है, देश में तमाम लोग तुरंत ही कहने लगते हैं कि अब नरेंद्र मोदी गंभीर चिंता में आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक राजनीतिक लाइन खींच दी है। इसके बाद देश की राजनीति में खामोशी छा जाती है और फिर नरेंद्र मोदी अचानक से राहुल गांधी की और उनकी मित्र मंडली की खींची गई लकीर के बाजू में एक बहुत बड़ी और गहरी लकीर खींच देते हैं। यह इतनी गहरी और बड़ी लकीर होती है कि राहुल गांधी और उनकी मित्र मंडली बोनी सी दिखने लगती है। देश में पिछले 10 साल से यही चल रहा है और यही माहौल विपक्ष की नाकामी की एक बड़ी वजह है। बीजेपी को इस बार सीटें कितनी मिलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है और वो यह है कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी और राहुल गांधी की मित्र मंडली की जो लाइनें खींचती है राजनीतिक, उनके बाजू में जो बड़ी लाइन खींच देती है, उसकी वजह से जो विपक्ष दबाव में है ये 400 पार का नारा पॉजिटिव एक माहौल बनाता हुआ दिखता है। प्रोत्साहित बीजेपी इससे होती है। इसीलिए मौजूदा जो राजनीतिक तस्वीर है वह पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। अब आने वाले समय में तकरीबन 5 महीने में देश की राजनीति किस दिशा में मोड़ लेगी ये तो पता नहीं, लेकिन मौजूदा समय में राहुल गांधी और राहुल गांधी की मित्र मंडली चिंता में आती हुई दिखती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।